नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 से आपव्यू जो चैप्टर है उसकी 3.2 लेकर आए हैं। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। 3.2 में क्या है? आपव्यूहों की संक्रिया है। 3.2 में है आपव्यूहों की संक्रिया। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया का मतलब है जैसे कि दो आपव्यूह हैं, उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका भाग। तो यहाँ हम दो आपव्यूह का योग पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे और गुणनफल पढ़ेंगे। तो इसमें भाग आपके चैप्टर में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपव्यूह का योग, आपव्यूहों का योग। आज जब आपके पास दो या दो से अधिक आपव्यूह हैं और यदि आपको उनको जोड़ना है तो सबसे पहले आपको बात ध्यान रहे कि उसकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि कैसी होनी चाहिए? समान कोटि की यदि आपके पास आपव्यूह हैं तभी उनका योग संभव है। जैसे कि यदि आपके पास माना ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर आपके पास है 5 6 7 8 9 10 और सी बराबर है 11 12 13 14 15 16 और डी बराबर आपके पास है 17 18 19 और 20। तो यहाँ देखें तो इस आपव्यूह का क्रम है 2/2 का, इस आपव्यूह का क्रम है 2/3 का, और इस आपव्यूह का क्रम है 3/2 का और इसका क्रम है 2/2 का। इसलिए यहां हम केवल a प्लस डी ही कर सकते हैं, ना a प्लस बी भी नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं है क्योंकि मैंने कहा है पहले कोटि समान होनी चाहिए। यहाँ कोटि 2/2 की है लेकिन यहाँ कोटि 2/3 की है, यहाँ कोटि 3/2 की है। तो इन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा जा सकता है तो सिर्फ a और d को जोड़ा जा सकता है। तो a का क्रम 2/2 का, बी का क्रम भी 2/2 का है। इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 में प्लस करना पड़ेगा आपको 17 18 19 और 20। इस तरह से जब आप इनको ऐड करेंगे तो 17, और जोड़ना कैसे है? एक आपको क्रम से जोड़ना है, आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 17 है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 18 है, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 19 और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 20 है। तो इसलिए 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 + 18 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 + 19 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 4 + 20 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इस तरह से इनको जोड़ा जा सकता है। माना यदि आपके पास E बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्रम कितना है? 2/3 का है। तो इसको 2/3 वाले क्रम की मैट्रिक्स के साथ ही जोड़ा जा सकता है। तो B + E निकाला जा सकता है। B क्या है आपके पास? B है 5 6 7 5 6 7 8 9 10 प्लस E क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 और 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 का 1 6 का 2 7 का 3 8 का 4 9 का 5 और 10 का 6। इस तरह से जब इनको ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 8 और 4 12, 9 और 5 14 और 10 6 16। इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपव्यूह का योग। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा एक आपव्यूह का किसी अदिश से गुणा। एक आपव्यूह का किसी अदिश से गुणा। अदिश से गुणा कैसे कर सकते हैं? अदिश से गुणा माना आपके पास a बराबर कोई आपव्यूह है 1 2 3 4 5 और 6। आपको ज्ञात करना है 3a। आपको ज्ञात कितना करना है? 3a, यानी कि 3 और a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो देन विल बी फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ 3a। सबसे पहले आपको ये जो 3 है इस
3 का इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा करना पड़ेगा, तब ही आप इसका गुणा निकाल सकते हो। 3 का गुणा 1 से 3, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का गुणा 4 से 12, 3 का गुणा 5 से 15, 3 का गुणा 6 से 18। इस तरह से आप एक आव्यूह का किसी अदिश में गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसी बात को मैथमेटिकल वे में कहें तो कैसे कहेंगे? यदि आपके पास A बराबर कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 और A22, 2x2 क्रम के ऑर्डर की, और आपको Ka निकालना है, तो K और A की वैल्यू A11, A12, A21, A22, और जब K का गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? K A11, K A12, K A21, K A22। इस तरह से एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणा किया जा सकता है। इसके बाद आता है आव्यूह का अंतर। आव्यूहों का अंतर। आव्यूह का अंतर करने के लिए सेम आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जिन आव्यूह को आप घटा रहे हैं उनकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। समान कोटि के आव्यूह का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, यदि किन्हीं दो आव्यूह को घटाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का क्रम समान होगा। तो बिल्कुल आपने माना कि A बराबर आपके पास 1, 2, 3, 4 है, और B बराबर आपके पास 5, 6, 7 और 8 है। दोनों का क्रम कितना है? 2/2 का है। तब आप इसका अंतर ज्ञात कर सकते हो B माइनस A या A माइनस B। B माइनस A निकाल रहे हैं तो 5 माइनस 1 करना पड़ेगा। पहले B लिखो 5, 6, 7, 8, फिर माइनस का चिन्ह लगा के A लिखो 1, 2, 3, 4। जब इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 1 वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से घटेगा। 5 में से 1 4, 6 में से 2 4, 7 में से 3 4, 8 में से 4 तो 4। इस तरह से दो आव्यूह का हम अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आव्यूह का ऋणात्मक। एक आव्यूह का ऋणात्मक क्या होता है? यदि आपके पास A कोई आव्यूह है, A कोई आव्यूह है, तब -A उस आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह कहलाता है। ऋणात्मक आव्यूह कहलाता है। ये था आपका आव्यूह का ऋणात्मक। आव्यूह का ऋणात्मक जैसे कि यदि आपके पास A बराबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इसका जब ऋणात्मक लेंगे तो -A इसका ऋणात्मक होगा। -A इसका ऋणात्मक होगा तो A की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुणा कर दीजिए। -4, -5, -6, -7, -8 और -9 इसका ऋणात्मक आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दो आव्यूह का गुणा। दो आव्यूहों का गुणा। दो आव्यूहों का गुणा क्या है? मान लीजिए आपके पास A बराबर कोई आव्यूह है और ये है AIJ। B बराबर आपके पास कोई आव्यूह है, ये IJ। ये इसका क्रम M गुणा N का है और इसका गुणा P/Q का है। यानी कि आपके पास जो पहला आव्यूह है A, उसका क्रम M गुणा N का है और दूसरा आव्यूह है उसका क्रम P गुणा Q का है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देने योग्य ये है कि जब भी दो आव्यूह का गुणा करते हैं तो पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति ये दोनों समान होना आवश्यक है। यहां आपको N बराबर P होना चाहिए।
यदि ऐसा है तभी आप इनका गुणा निकाल सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो आप उस आव्यूह का गुणा नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि पहले वाले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे वाले आव्यूह का स्तंभ वो है m और गुणा वो है q। पहले वाले आव्यूह की तो पंक्ति की संख्या m है और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या q है। ऐसा जब आप इन दो आव्यूह का गुणा कर रहे हैं और इस पहले वाले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति समान है, तब आपने गुणा किया। गुणा करने के बाद जो आपको नया आव्यूह मिलेगा वो m गुणा q क्रम का ही मिलेगा हमेशा। यानी कि इस वाले पंक्ति और इस वाले स्तंभ का गुणा जितना आएगा उतने ही कोटि की आपको नई आव्यूह प्राप्त हो जाएगी। तो हम एक गुणा करके आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपकी अच्छी समझ में और आ जाएगा। तो आप a बराबर कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए। मान लिया आपने a बराबर मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी a बराबर आपने ले लिया 6 9 और 2 5। b बराबर आपने मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्रम 2x2 का है और इसका क्रम 2x3 का है, 2 पंक्ति 3। तो मैंने आपसे बोला कि इस पहले वाले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे वाले स्तंभ के पंक्ति की संख्या के बराबर है, तभी उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां ये 2 है, इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति भी 2 है, तो इसका गुणा संभव है। गुणा संभव है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना होगा कि इसका गुणा हो जाएगा नहीं होगा। गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद ये आपको किस क्रम की मिलने वाली है, ए बी निकालेंगे तो ए बी का जो क्रम निकल के आएगा वो क्रम क्या निकल के आएगा, पहले वाले स्तंभ की पंक्ति की संख्या कितनी है 2 और दूसरे वाले पहले वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या 2 और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या 3। तो 2x3 आव्यूह की आपको कोटि के आव्यूह आपको प्राप्त होगी। तो 2x3 की जब आप बनाएंगे a11 a12, पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है, a13 a21 a22 और a23 इस प्रकार की आपको आव्यूह प्राप्त होगी। तो अब आप मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, ए बी 6 9 2 5 की आव्यूह का गुणा आपको 2 3 4 5 6 7 वाली आव्यूह में करना। तो गुणा कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से यहां देखना है। इस वाली आव्यूह की पंक्ति का मल्टीप्लाई इस वाले आव्यूह के स्तंभों से क्रमशः मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, a11 का a11 से गुणा करेंगे, a11 का a11 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 करना पड़ेगा आपको, 6 गुणा 2 मिलेगा आपको 12, फिर लगाना पड़ेगा आपको प्लस का चिन्ह। a12 का a21 से a12 का a21 से गुणा करना है। पहले तो 6 का 2 से हो गया 12, अब 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 ये मिल जाएगा। इसके बाद इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब 9 का गुणा 6 से करेंगे तो 9 6 हो जाएगा 54। इसी तरह से इसका गुणा आपको करना है। इस वाले 6 का गुणा करना है फिर 4 से 24 और इस वाले 9 का गुणा करना है 7 से 63। ये हो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। सेम इसी प्रकार
दूसरी पंक्ति पहला कॉलम लेंगे, दूसरी पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है, 2 गुणा 2 करेंगे 4 प्लस 5 गुणा 5 करेंगे 25। इसके बाद 2 गुणा 3 करेंगे 6 प्लस 5 गुणा 6 करेंगे 30। इसके बाद 2 गुणा 4 करेंगे 8 प्लस 5 गुणा 7 करेंगे 35। एक बार पुनः बता देते हैं, पहले R1 का C1 से गुणा, 6 का 2 से, 9 का 5 से, फिर R1 का C2 से गुणा, 6 का 3 से, 9 का 6 से, फिर इसी तरह से R1 का C3 से गुणा, 6 का 4 से और 9 का 7 से। सेम R2 का गुणा C1 से, 2 का 2 से, 5 का 5 से, R2 का गुणा C2 से, 2 का 3 से, 5 का 6 से, R2 का गुणा C3 से, 2 का 4 से, 7 का 5 से। अब इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 57। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 8 4 12, 5 6 और 1 7, 6 और 3 9 और 6 और 2 8, 24 और 5 4 29 हो गए, 24 और 4 30 और 6 हो गया 36 और ये हो गया 35 और 8 43। इस तरह से आप A गुणा B ज्ञात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आएंगे, तब वहां और ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आती है कुछ गुणधर्म है और आपके कुछ संक्रियाएं हैं। कौन से गुणधर्म किस संक्रियाओं पर प्रभावित होते हैं और कौन से प्रभावित नहीं होते, तो इसको आप एक टेबल के माध्यम से आपको यहां बता दें। यहां तो ले लीजिए गुणधर्म और यहां ले लीजिए संक्रिया, योग की संक्रिया, फिर ले लीजिए अंतर की संक्रिया, और फिर ले लीजिए गुणा की संक्रिया। मैंने बताया भाग का तो इसमें कुछ है नहीं, सबसे पहले जो गुणधर्म है वो हम लेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में क्या होता है, यदि आपके पास 2 आव्यूह हैं और उनका योग आप निकाल रहे हैं A प्लस B, तो वो हमेशा B प्लस A के बराबर होता है। तो क्रम विनिमय योग की संक्रिया में आव्यूह में क्या होता है, प्रतिपादित होता है, सिद्ध करता है, लेकिन अंतर में ये इसको सिद्ध नहीं करता, ये इसके बराबर नहीं होता। A माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होता B माइनस ए के। और इसी तरह से गुणा की संक्रिया पे A गुणा B कभी बराबर नहीं होता है B गुणा A। A गुणा B भी इज नॉट इक्वल टू B गुणा A। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में योग की संक्रिया पे तो ये लागू होता है। यदि आप A प्लस बी निकाल रहे हो, फिर आगे यदि आप प्लस सी निकालें तो वो बराबर आएगा हमेशा A प्लस बी प्लस सी। लेकिन जरूरी नहीं है कि A माइनस बी माइनस सी करो, आप पहले A माइनस बी करो फिर आप A माइनस बी माइनस सी करो। जब यह माइनस करेंगे इन दोनों को, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं होता, क्योंकि जब माइनस को गुणा करेंगे तो ये B माइनस हो जाएगा C प्लस, जबकि C यहाँ माइनस। इसी तरह से गुणा की संक्रिया में A गुणा B बराबर आता है A गुणा B गुणा C के। पहले आप A गुणा B निकालो और फिर C से गुणा करो, और फिर आप B गुणा C निकालो फिर A से गुणा करो, तो ये गुणा की संक्रिया में
ये गुणधर्म प्रभावित रहता है। तीसरा गुणधर्म है आपका वितरण का। वितरण का नियम योग की संक्रिया पर नहीं होता, अंतर की संक्रिया पे भी नहीं होता, लेकिन गुणा की संक्रिया पे होता है। यदि आपके पास a गुणा b प्लस सी है, b और c तो आदमी को जोड़ने के बाद a से गुणा करते हैं, तो वो हमेशा ab प्लस ac बराबर होता है। वितरण के बाद अब नंबर आता है अगला तत्समक का। तत्समक में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में कौन सी आव्यूह जोड़ी जाए जिससे कि वही आव्यूह आपको प्राप्त हो जाए, तो एक ऑर्थोगोनल नल मैट्रिक्स ऐसी होती है। यदि ए में नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे, नल मैट्रिक्स का मतलब है ये किसी भी ऑर्डर की हो, उसी ऑर्डर की आप यदि नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सभी अवयव जीरो हो वो ले लें, तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल प्लस ए बराबर ए के ही होता है। लेकिन माइनस की संक्रिया में ये कभी बराबर नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू, तो यहां ये इसको फॉलो नहीं करेगा। गुणा में यदि बात करें तो गुणा में ए आई बराबर आई ए बराबर ए। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास आई का मतलब है आई बराबर आपके पास, हमने पहले भी बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के अवयव जीरो ना हो और ऊपर नीचे के अवयव जीरो हो, और ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। कितने भी ऑर्डर की ले लीजिए, ये डिपेंड करता है ए पर। जितने की ए की है उतने ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी बराबर आई आइडेंटिटी ए बराबर ए होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम की बात करें तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए जिससे ऑर्थोगोनल आ, तो इस ए मैट्रिक्स में यदि मैं माइनस ए मैट्रिक्स जोड़ दूंगा तो हमको ये ऑर्थोगोनल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अंतर की संक्रिया पे बात करूं तो अंतर की संक्रिया में यदि आपके पास ए मैट्रिक्स है तो माइनस ए ऐड कर, माइनस ए प्लस की ए ऐड कर माइनस, यदि आपके पास ए कोई आव्यूह है, यदि इसमें कौन सी मैट्रिक्स माइनस की जाए, प्लस ए मैट्रिक्स ही माइनस की जाए, तभी आपको ऑर्थोगोनल मिल सकता है। यहाँ ये इसको फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और ये जो इनवर्स है प्रतिलोम का, गुणन का जो प्रतिलोम है वो निर्भर कर भी सकता है और निर्भर नहीं भी कर सकता। इस पर ये दोनों बातों को फॉलो करेगा। तो आगे हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इसको अच्छी तरह समझें। और अगर भी कोई यदि आपको समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में